फ़लस्तीन, इजराइल, यमन, लेबनान और ईरान जो एक जंग चल रही है उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। अभी जंग को रोकने के लिए कुछ मुआहदा होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं। मैं आपको बता दूं, ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर ईरान के सहरा में एक तीर भी मारने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूं सर, जिस तरह से एक हमला ईरान ने किया था, 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, उसके तुरंत बाद एक नकली सा हमला इजराइल ने भी किया था। अगर इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है तो ईरान ज़्यादा पावरफुल है या फिर इजराइल ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, ईरान और इसराइल का तो तकाबुल करना ही नहीं चाहिए जी। उसकी वजह यह है कि आप अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो इसराइल का मुकाबला गज़ा से करके देखिए, हाँ। इसराइल का मुकाबला लेबनान से करके देखिए। ईरान तो एक फुल फ्लैज पावरफुल कंट्री है जिसने 8 साल जंग की है इन्हीं एलाइड फोर्सेस के साथ और उसमें उसको शिकस्त नहीं हुई। 8 साल यानी 80s में जो जंग लड़ी, 23 ममालिक का की एलाइड फोर्सेस थी जिसमें पूरा यूरोप भी शामिल था, अरब भी शामिल थे। उन सब ने मिल के ईरान पे हमला किया, 8 साल उन्होंने सस्टेन किया और वो एक पावरफुल आर्मी है, वो न्यूक्लियरली कैपेबल नेशन है, वो सब हैं। तो इसराइल का मुकाबला ईरान से नहीं करना चाहिए, इसराइल का मुकाबला करके देखना चाहिए हमास से, गज़ा से। 23 लाख लोग वहाँ पर खड़े हैं जान हथेली पे लेके, कफन सर पे, कफन भी नहीं अब तो उनके पास। अब तो उन्होंने ये मुतालबा किया है सारी दुनिया से कम हमें कफन ही भेज दें, क्योंकि वो मरने को तैयार हैं। तो उनके पास सबसे कीमती असासा और सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ उनकी जान है और वो जान लेके खड़े हैं कि हम मर सकते हैं, ज़मीन नहीं छोड़ सकते। और उसके मुकाबले पे दूसरी ताकत इसराइल की, जिसके बारे में एक दुनिया ये कहती रही है कि, और बार बार हम भी कहते रहे हैं कि भाई वो उनका दावा है कि हम नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत है, बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत हैं, एटमी ताकत हैं, एग्रीकल्चर पावर हैं, टेक्निकल पावर हैं, सारे के सारे जो हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर, मैक्सिमम साइंस के वहीं से निकल के आए हैं। इतनी बड़ी ताकत है और अभी 11 महीने हो गए और इस 11 महीने में वो ताकत झुका नहीं सकी 23 लाख लोगों को, निहत्थे लोगों को, जिनके पास हथियार नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास दवा नहीं है। अगर एक इतनी बड़ी ताकत उन हमास के लोगों को नहीं झुका सकी आज तक, तो ईरान से भला क्या मुकाबला किया जा सकता है? और अब तो वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बार बार जो लेबनान में कहा, लेबनान कितना बड़ा मुल्क है, लेबनान की क्या ताकत है इसराइल के मुकाबले में? और इसराइल को क्यों खाली आप इसराइल भी ना कहें ना, पूरी वो जो एलाइड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है यूरोप। और अब देखिए 70 बिलियन डॉलर, 70%, 87 बिलियन डॉलर तो अमेरिका ने दिया इसराइल को। और अभी ये रिपोर्ट आई कि पेंटागन ने ये कहा है कि उनके पास मिसाइल का ज़ख़ीरा कम पड़ गया है, इसलिए कि वो इसराइल को दे रहे हैं। तो अब जब अमेरिका लड़ रहा है हमास से, नेटो लड़ रहा है हमास से, पूरी यूरोपीय दुनिया लड़ रही है मिल के इसराइल के कंधे बंदूक रख के हमास से, और ये हमास नहीं झुका, तो अगर हमास से ही ये फतेहयाब नहीं हो पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि किस तरह जल्दी से जल्दी हम फतेहयाब हो जाए और उसका ऐलान कर दें। लेबनान में फंस गए, अब सोच रहे हैं कि किस तरीके से जल्दी कोई बहाना मिले, डूबते को तिनके का सहारा मिले कि हमको वो हम कहें कि हम जीत गए हैं और जंग से भी बाहर निकलें। फ़ौजी बगावत कर रहे हैं, वहाँ कोई बगावत नहीं कर रहा। हमास में किसी ने बगावत नहीं की, हमास से गज़ा में हमास से बगावत किसी ने नहीं की। तहरीक जिहाद इस्लामी से बगावत गज़ा के लोगों ने नहीं की। लेबनान के लोगों ने, चाहे ईसाई हो, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, हिजबुल्लाह से बगावत नहीं की है। हिजबुल्लाह के लोगों के जज्बे बहुत आला हैं, बहुत आला हैं, तो उनसे कोई बगावत नहीं कर रहा। उनके अपने अंदर इसराइल में सब बगावत कर रहे हैं। इसराइल में उनका फॉरेन मिनिस्टर अलग बयान देता है, उनका इंटीरियर मिनिस्टर अलग बयान देता है, उनके आर्मी के एक्स चीफ अलग बयान देते हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र अलग बयान देते हैं, उनकी फ़ौज के लोग जो वापस गए वो रिपोर्ट्स आ गई कि वो खुदकुशी कर रहे हैं और वहाँ अवाम सड़कों पे हैं जंग के ख़िलाफ़। तो इसराइल के अंदर बगावत हो रही है, उनकी मईशत चरमरा के गिरने के करीब है। किसी सूरत संभाल के रखे, जंग ख़त्म हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा मईशत का क्या असर हुआ, तब दुनिया देखेगी, अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो गई है। तो ऐसा मुल्क जो सारी दुनिया का ताउन लेके
गरीब और निहत्ते लोगों को मार रहा है, अगर वो उनसे फतह याब नहीं हो सकता 11 महीने में, तो इसराइल ईरान से उसका क्या तकाबुल। सर, हिजबुल्लाह जब से हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे उनके बाद नईम कासिम साहब को जो है वो बनाया गया है, चीफ बनाया गया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि हम जो है आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और उसी रोड मैप पर काम होगा या उसी तरह से हम काम करेंगे जैसे हसन नसरुल्लाह ने जो एक तैयारी की थी लड़ाई के लिए। और अभी एक बीच में ये बात आई है कि बातचीत हो रही है कि जंग बंद हो सकती है, तो कितना मुमकिन है कि इस बातचीत से ये जंग बंद हो जाए? क्योंकि नईम कासिमी साहब ने कहा कि हम अपनी शराइत रखेंगे, अगर वो शराइत मानी जाएंगी तो ये जंग बंद हो सकती है। तो आपको लगता है कि जंग बंद होने का कुछ इम्कानात हैं? देखिए, जंग जब शुरू होती है तो कभी ना कभी तो बंद होती ही है जी। जंग को बंद तो होना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 2006 में भी इसराइल पसपा हुआ था। 2006 में भी उसने बच्चों के ऊपर बम फेंके थे, नौज़ायदा बच्चों के ऊपर लेबनान में बम फेंके थे, औरतों को शहीद किया था, और ये इल्ज़ाम लगाया था कि हिजबुल्लाह ने औरतों और बच्चों को शील्ड बनाया है इस जंग में। इसके बावजूद उन्होंने, अगर शील्ड थे भी तो इन्होंने उन बच्चों को मारा, उन बच्चों को कत्ल किया, औरतों को कत्ल किया, फिर भी इनको उल्टे पाँव वहाँ से भागना पड़ा। 2006 में भागे, अभी फिर उल्टे भाव। देखिए, इन्होंने कहा हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, इन्होंने कहा हमने अपने अहदाफ को हासिल कर लिया, इन्होंने कहा कि जो हसन नसरुल्लाह साहब उनकी शहादत को कहा कि हमने हदफ ले लिया, उनके बाद जो उनके कायम मुकाम आए शफीउद्दीन साहब, उनको कहा कि हमने उनको ख़त्म कर दिया, हमने हदफ हासिल कर लिया। अब नईमी साहब आ गए, कासिम नईम साहब, उनको कह रहे हैं हम इनको भी ख़त्म कर देंगे। आप करते रहिए, आप किसी फ़र्द को ख़त्म कर सकते हैं, मौत आनी जानी है, किसी को भी आ सकती है, यहाँ बैठे बैठे मुझे भी आ सकती है। फ़र्क यह है कि मैं ऐसे मरूं या जंग में एक छड़ी ड्रोन की तरफ फेंकते हुए मरूं, इसमें बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल, कि मैं यहाँ बैठे बैठे गुफ्तगू करते हुए, ज़बानी जमा खर्च करते हुए मर जाऊं या सामने से आते हुए ड्रोन पे छड़ी फेंकते हुए मर जाऊं। इन दोनों मौत में बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो लोग हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि हम हम जो है तोप के मुकाबले पत्थर फेंक के भी हम कामयाब होंगे और हम खड़े रहेंगे। तो इसलिए अफराद के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़रिया कायम रहता है, और उस नज़रिए पे कायम लोग वहाँ पर एक के बाद एक जा रहे। अभी इस्माइल हानिया साहब नहीं रहे, उसके बाद सनवार साहब नहीं रहे, तो क्या हमास ख़त्म हो गया? क्या हमास की मुज़ाहिमत ख़त्म हो गई? क्या हमास के लोगों ने उसके बाद हमला नहीं किया इसराइल के ऊपर? क्या हसन नसरुल्लाह साहब के बाद और ज़्यादा शदीद हमले हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पे नहीं हुए? क्या हिजबुल्लाह की जानिब से अलर्ट नहीं गया वहाँ कि शुमाली इसराइल को खाली कर दिया जाए? और क्या शुमाली इसराइल पर उससे ज़्यादा शदीद हमले हिजबुल्लाह ने नहीं किए? हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे, 50 रॉकेट मारे, 30 रॉकेट मारे, उसमें ये कहा गया कि 4 अहलकार जो है उनके जो है मौत के घाट उतर गए। 90 एक दिन में 90 मरे हैं इनके सिपाही। तो अब जितने शदीद हमले हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद हो रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा करना चाहिए कि शर्तें तो सभी रखेंगे, बगैर शर्त के नहीं होगा। सर, अभी एक आपने सुना होगा कि एक बिल्डिंग पे इन्होंने मिसाइल मारा या एयर स्ट्राइक की, उसमें 110 जो है वो अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। तो ये इजरायली आर्मी जिस तरह से बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, औरतों को टारगेट कर रहे हैं, और उसमें बहाना ये मार देते हैं कि यहाँ हिजबुल्लाह के कमांडर छुपे हुए थे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इसराइल को तो देखने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि वो एक नाजायज़ रियासत है, उसका सरबराह एक जंगी मुजरिम है, और उनकी जो कैबिनेट है वो एक वार जोन है जो अभी छुपी छुपी फिर रही है, अपने बंकर्स में बैठ के मीटिंग करते हैं। अब तो सामने आके भी मीटिंग नहीं कर रहे, उनके घरों पर भी निशाने बनाए गए हैं, घरों से भाग गए। तो वो एक मफरूर जंगी मुजरिम की तरह बिहेव कर रहा है, एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट है, एक गैर इंसानी हरकतें कर रहे हैं। जंगी मुजरिम का लफ्ज़ उनके लिए छोटा है, दहशतगर्द कहने का लफ्ज़ भी छोटा है। वो वहशियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसराइल की को बहैसियत रियासत अब दुनिया में मौजूद रहने और कायम रहने का कोई हक़ बाकी नहीं रहा, उस रियासत को ख़त्म होना चाहिए। सर, ये बात कही गई इसराइल फ़लस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी पर प्रतिबंध लगा रहा है, क्यों कर रहा है वो ऐसा? ये वो लगा दिया है। देखिए, वो तो उन्होंने कानून पास कर भी लिया है ऑलरेडी। वो यूनाइटेड नेशंस को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते। यूनाइटेड नेशंस के कितने रेजोल्यूशंस आ चुके हैं आप देखिए। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी तारीख में 100 से ज़्यादा रेजोल्यूशंस पास किए हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और उसमें 77 रेजोल्यूशंस हैं जिसमें इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है पिछले 50 साल में।
लेकिन उसने एक रेजोल्यूशन भी नहीं माना। अभी इस जंग के दौरान यूनाइटेड नेशंस ने, जनरल असेंबली ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने, सब ने कितने रेजोल्यूशंस पास किए, उसने नहीं माना। और यूनाइटेड नेशंस के कायम करदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, ICJ ने उसको जंगी मुजरिम करार दे दिया, उसे गिरफ्तार करने की बात कह दी नेतन्याहू को, उन्होंने वो भी नहीं माना। तो वो तो यूनाइटेड नेशंस को कुछ भी समझते ही नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन को तोड़ना चाहते हैं। और आप यकीन कीजिए कि यूनाइटेड नेशन इस जंग के दौरान, गज़ा और इसराइल की जंग के दौरान जिस कदर कमज़ोर बॉडी की हैसियत में उभर के सामने आया है, उससे आने वाली दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का कोई वक़ार बाकी रहने वाला नहीं है, अब वो ख़त्म हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के इदारों को इसराइल अपने यहाँ आने से रोक रहा है। यूनाइटेड नेशंस के लोगों को उसने गज़ा की सरजमीन पर कत्ल कर दिया, रिलीफ वर्कर्स को कत्ल कर दिया, उसने वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको कत्ल कर दिया, सबको कत्ल करता चला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अब अगर उसने कानून पास कर लिया है कि वो UN जो वेलफेयर एजेंसी है, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी, उसको इसराइल में काम नहीं करने देगा, तो UN क्या बिगाड़ देगा उसका? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ जो रहे हैं वो तो हमास के लोग हैं जो कुछ बिगाड़ सकते हैं, जो बिगाड़ सकते हैं वो हिजबुल्लाह के लोग हैं जो कुछ बिगाड़ सकते हैं, हुसी हैं जो कुछ बिगाड़ सकते हैं, इराक के लोग हैं जो कुछ बिगाड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसराइल का। ईरान से तो उसको कितना खतरा है, तो आपने देख लिया कि किस किस्म का जवाब दिया है और अगले जवाब के लिए तैयारी हो रही है। सर, ये अगर हिजबुल्लाह से जंग को रोकने की बात हो जाती है, चाहे वो फिर शराइत पे हो, तो फ़लस्तीन या गाज़ा यहाँ भी शांति हो सकती है? गज़ा से भी होगी ना बात, तो गज़ा से भी चल रही है, हमास से भी बात चल रही है ना। हमास ने अभी कल ही हमास ने ये कहा है कि हम अपनी शराइत के बगैर किसी जंगबंदी को कबूल करने को तैयार नहीं है। क्या शराइत रहेंगी? मतलब अगर सोचा जाए तो किस तरह की शराइत होंगी? वो शराइत मालूम है पहले से। उन्होंने ये कहा है कि जो मुहासरा 2007 से उनका किया गया है, उस मुहासरे को ख़त्म किया जाए, ये उनकी एक शर्त है। दूसरी उनकी बड़ी शर्त यह है कि जो जंगी कैदी इसराइल ने रखे हुए हैं अपने यहाँ, उनको रिहा किया जाए। अभी इस जंग के दौरान 5000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने कैद किया है, तो उनको रिहा किया जाए। और रिलीफ के लिए कॉरिडोर जो है, रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ के लिए सेफ पैसेज एंड कॉरिडोर दिए जाने चाहिए। ये शराइत हैं हमास की। तो जंगी कैदियों को रिहा करें, मुहासरे को ख़त्म करें, फिर बैठ के बात करें टेबल पे। तो ये हमास चाहता है। और मैं नहीं समझता कि जिस पोजीशन में, जो मिलिट्री पोजीशन हमास की इस वक्त है, इस पोजीशन में वो कोई भी ऐसा शर्त कबूल करेगा जिसमें उनकी सुबकी होती हो। जी सर, एयर स्ट्राइक का मामला हो या फिर मिसाइल मारने का मामला हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर इजराइल सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब ज़मीनी जंग की बात आती है, ज़मीनी लड़ाई की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो हिजबुल्लाह के सामने, हमास के सामने कमज़ोर नज़र आता है। कैसे? देखिए, एयर स्ट्राइक करना तो एक बहुत ही आसान काम है ना। आपके पास अगर दौलत है, सारी दुनिया आपको दौलत दे रही है, सारी दुनिया आपको जहाज़ दे रही है, उन जहाज़ों में मारने के लिए बारूद दे रही है ना, ये सब कुछ दुनिया दे रही है, तो बहुत आसान है। आप ऊपर से जाइए, किसी के ऊपर भी बम फेंक के भाग जाइए। अब अगर सामने वाले के पास वो हथियार है कि वो आपके जहाज़ को नीचे से मिसाइल के ज़रिए मार के गिरा सके, तो आपको डर लगेगा। अगर मालूम है कि उनके पास वो हथियार नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप बेखौफ जाएंगे, हज़ारों टन जो है बारूद बरसा देंगे, जो किया हमास में। लेकिन ईरान में पता है कि वहाँ से मिसाइल उठेगा तो आपका जहाज़ भी गिर जाएगा। तो आप ईरान में वो जो है कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर पा रहे जो आप लेबनान में या गज़ा में कर रहे थे। और अब वो कर चुके, कितना करेंगे? इसके बाद भी लोग मौजूद हैं, तो अब ज़मीन से आना पड़ रहा है। ज़मीन में लड़ाई सामने की होती है। ज़मीन में तो वो बंदूक छीन के और हथियार छीन के रैपट मार के भी नीचे गिरा देता है, और वही हो रहा है लेबनान में और हमास में। भाई, बंदूक पे गोली निकालने चलाने का मौका मिलेगा तब तो गोली मारेंगे ना। उससे पहले ही 2 आदमी पीछे से पकड़ के बंदूक छीन ले आपकी और आपके रैपट मार के गर्दन पकड़ के बरोड़ दें, तो आप क्या कर लेंगे? आपका हथियार क्या कर लेगा? इसलिए, और वो मौत से डरते हैं, वो जान बचाने वाले लोग, वो जान को पेश करने वाले लोग हैं। वो अपनी हथेलियों पे जो है वो जान लेके चल रहे हैं, वो अपनी जान बचाने की फिराक में किसी सूरत। तो इसलिए एयर स्ट्राइक करना, जो तमाम रिसोर्सेज को हाथ में लेके, ये बुज़दिलों की हरकत हो सकती है, बहादुरों की नहीं। बहादुरी ज़मीन पे दिखाई देती है, वहाँ पता चलता है बहादुर कौन है और कौन नहीं है। और दुनिया देख रही है अब के बहादुर कौन है। आना है तो सामने से आके लड़ो ना, तो तब पता चले आप कितने बहादुर हैं। तो जब सामने आए
तो हमास ने भी बता दिया कौन बहादुर है, और हिजबुल्लाह ने भी बता दिया कौन बहादुर है। सर वो उनके जज्बे बहुत आला हैं और वो ना मरने से डरते हैं, उनको पता है कि दुनिया जो है वहाँ जाके शुरू होगी। सर एक खबर और सर्कुलेट हो रही है, उसमें ये चल रहा है, आरटी उर्दू पे मैंने देखा था, उसमें ये खबर चल रही है कि तुर्की के 40,000 सोल्जर जो है वो इजरायली आर्मी के साथ मिलकर हिजबुल्लाह और हमास से लड़े। इसमें कितनी सच्चाई है, आपने देखी खबर? ये देखिए, जंग का वक्त होता है तो प्रोपेगेंडा हर जगह से होता है, हर तरफ से प्रोपेगेंडा होता है। ये प्रोपेगेंडा तो इसराइल ने हमास के लिए भी किया कि वहाँ पर जो है वो उन्होंने गलत किया, वो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के ज़रिए करा है कि हमास गलत कर रहा है। वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ भी हुआ, वो ईरान के ख़िलाफ़ भी हुआ कि ये शिया हैं, देखिए सुन्नियों को मरवा रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा का पार्ट है जो जाहिर है कि मुतहारिब ग्रुप आपस में करेंगे, और वो कर रहे हैं। इसी तरीके से तुर्की की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए ये भी एक प्रोपेगेंडा है। तो ये कोई वेरीफाइड न्यूज़ तो है नहीं, तो अखबारात के सफ़ात हैं, जो चाहें लिखें, वो आज़ाद हैं। सर याह्या सिनवार की शहादत के बाद एक चीज़ दिखाई गई, टनल में रिहायशी उनका वो दिखाया गया, बहुत सारे पैसे दिखाए गए, उनकी बीवी का पर्स दिखाया गया, एक अलग तरह का जो है प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई कि वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रहे थे। मतलब हमास या हिजबुल्लाह इन तमाम लोगों को जंग में झोंक के, उसको कैसे देखते हैं सर आप? ये कहाँ पे है, वो तो बाद में क्लियर हो गया ना भाई। इन्होंने अभी तो याह्या सिनवार साहब के बारे में तो जो कहा था, अगले दिन वो क्लैरिफाई हो गया कि वो गलत था। इनको तो यही नहीं पता था कि ये है कौन। ये वहाँ से उंगली काट के लेके गए और घड़ी और जो उनका सामान था वो लेके गए, उसके डीएनए टेस्ट किए हैं। 2 दिन के बाद ये रिकॉग्नाइज कर पाए हैं कि ये शख्स याह्या सिनवार है। आप ये गौर कीजिए कि ये याह्या सिनवार को पकड़ने की कोशिश साल से कर रहे थे, ये पकड़ नहीं पाए याह्या सिनवार, वो नाकामी हुई। और जब उनकी शहादत हुई तो उनको ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये इस तरीके से फ्रंट पे सामने आके लड़ रहे होंगे, सामने से लड़ रहे होंगे। ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था, और इसलिए उनको पहचान नहीं पाए। पहचानने के लिए डीएनए करना पड़ा उनको। तो डीएनए के बाद जो पहचान रहे हों कि ये याह्या, तो वो उनकी कामयाबी नहीं है, वो उस शख्स की कामयाबी है जिसने शहादत दी फ्रंट पे रहते हुए। तो आप इस तरीके से तस्वीरें दिखाएं। इससे पहले इन्होंने 7 अक्टूबर के बारे में भी एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि औरतों को रेप किया जा रहा है, छोटी बच्चियों को रेप किया, ये प्रोपेगेंडा चलाया था। वो भी 1 हफ्ते के बाद काउंटर हुआ। तो एक जंग में शिकस्त खुर्दा रियासत प्रोपेगेंडे के सहारे कुछ देर खड़ी रहने की एक कोशिश कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर अगर ये मुआहदा हो जाता है जंग बंद होने का, तो यकीन किया जा सकता है कि जिस तरह नेतन्याहू ने पहले भी बात नहीं मानी है, तो वो अपने इस मुआहदे पर पूरे रहेंगे, या फिर आगे भी जाकर वो इसी तरह की हरकत करेंगे? कोई मुआहदा उस वक्त तक मुकम्मल और काबिल अमल नहीं हो सकता जब तक कम से कम 2 रियासती फार्मूले को तस्लीम न किया जाए और यरूशलेम को फ़लस्तीन की राजधानी तस्लीम न किया जाए। ये मुआहदा अगर नहीं होता और फ़लस्तीन में वेस्ट बैंक और गज़ा, इन दोनों की को मुश्तरका तौर पर आज़ादी और अमन के साथ जीने, ख़ुद मुख्तारी के साथ जीने और अपने मुल्कों को आगे बढ़ाने, अपनी इकनॉमी को तक़वियत देने के लिए उनको आज़ादी हासिल नहीं होती, इंक्लूडिंग यरूशलेम, तब तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं है। कोई भी मुआहदा मुमकिन नहीं है, और इसराइल ये कभी भी नहीं करेगा। इसराइल ये कभी नहीं करेगा। तो वो एक नाकाबिल एतबार शरीक होगा नेगोशिएशन का। इसलिए लोगों को तैयार रहना है। इसका अब सिर्फ एक हल है, फ़लस्तीन जो 1917 में था वो फ़लस्तीन बाकी वजूद में आए, और वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, लाखों लोग फ़लस्तीन के जिनको भगा दिया गया मारपीट के वहाँ से, उनको अपने घर आने की वापस दी जाए। रियासत अब एक ही रह सकती है वहाँ, या तो इसराइल रहेगा या फ़लस्तीन रहेगा। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।